शुगर फ्री होना, विटामिन ए होना और 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना लोहा, 4 गुना जस्ता, इन गुणों के नाते ये तो पौष्टिक तत्व इतने हैं कि इसके नाते लोग बासमती छोड़ के काला नमक की ओर भागेंगे। किसी वैरायटी में प्रोटीन ज़्यादा है तो किसी में लोहा ज़्यादा है, किसी में जस्ता ज़्यादा है, लेकिन अगर सारे गुण एक में हैं तो उस वैरायटी का नाम है काला नमक। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि अगर सर्वगुण संपन्न कोई चावल है तो वो काला नमक है आज के डेट में। आगे कुछ और निकल आवे 1,10,000 में से तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर स्वामीनाथन कहा करते थे, पैडी एंड पावर्टी गो टुगेदर, कि धान और दरिद्रता ये साथ साथ रहते हैं। सरकार कहती है कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, हम कहते हैं कि अगर काला नमक उगाओ तो आपका आमदनी कम से कम 3 गुनी होगी। अंग्रेजों ने कभी भी बासमती के ऊपर जोर नहीं दिया। आप एक बता नहीं सकते थे 1 किलोग्राम बासमती जो एक्सपोर्ट हुआ हो अंग्रेजों के टाइम में, इंग्लैंड को, जी अंग्रेजों के टाइम में 1 किलोग्राम भी नहीं, लेकिन अंग्रेज काला नमक के पीछे थे। दोस्तों जब भी चावल की बात होती है तो बासमती का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में चावल की हज़ारों किस्में हैं, लेकिन बासमती का जो तिलिस्म है, बासमती का जो जलवा है, लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इस बासमती के इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए एक शख्स काम कर रहे हैं। वो शख्स पूर्वांचल से आते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर रामचेत चौधरी। प्रोफेसर रामचेत चौधरी यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में चीफ टेक्निकल एडवाइज़र रहे हैं। इसके अलावा जो चावल वैज्ञानिकों का मक्का मदीना बोला जाता है, फिलीपींस, जहां इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट स्थित है, उस इंस्टीट्यूट में जर्म प्लाज्म के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। लंबे समय तक उनका चावल के उस पर काम है। करीब 26 साल से, रिटायरमेंट के बाद करीब 26 साल से काला नमक चावल पे काम कर रहे हैं, जो पूर्वांचल का सुगंधित चावल है। सैकड़ों साल पुराना चावल है। बुद्धा राइस बोलते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध के ज़माने का ये चावल है, और उसको बासमती के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान बासमती की वजह से काफ़ी समृद्ध हैं, उसी तरह से पूर्वांचल के जो किसान हैं वो काला नमक की वजह से समृद्ध हों, काला नमक के ज़रिए समृद्ध हों। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में अन्नगाथा की इस कड़ी में। बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपसे कि बासमती 51,000 करोड़ रुपए का इस साल एक्सपोर्ट हुआ है। आपको काला नमक पे काम करने के लिए, काला नमक राइस पे काम करने के लिए पद्मश्री मिला है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काला नमक को बासमती के बरक्स खड़ा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे खड़ा हो पाएगा? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। काला नमक का इतिहास है 3,000 वर्ष पुराना, कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थनगर ज़िले से गुजर रहे थे तो वहाँ किसानों ने इनको प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। ऐसा कहा जाता है और ये लिखा भी है, चाइनीज़ जो हमारे ट्रेवलर आए थे इस देश में, कौन से? ह्वेनसांग और फाहियान, तो उनके पुस्तकों में वर्णन है कि बजहा जंगल से जब ये गुजर रहे थे भगवान बुद्ध, तो जब किसानों ने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद चाहा तो फिर भगवान बुद्ध ने अपने झोली से एक मुट्ठा धान निकाला और किसानों को दिया कि इसकी खेती करिए निचली ज़मीन में, क्योंकि लंबे अवधि की ये फसल है। इसका जो सुगंध है वो हमारी याद दिलाएगी, और इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारा आशीर्वाद है, वो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिए। तो जब से इसकी खेती इसकी होती आ रही है, और परवान चढ़ा था ये 50,000 हेक्टेयर तक इसकी खेती होती थी उस ज़माने में। तो धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया, यहाँ तक कि 2,000 हेक्टेयर तक इसकी खेती सीमित हो गई। 50,000 हेक्टेयर से 2,000 हेक्टेयर रह गई जी। और ये भी लोगों ने उम्मीद जताई कि साहब एक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वही लोग खेती करते थे जो वाकई शौकीन थे काला नमक खाने के। काला नमक का स्वाद उनके ज़बान पर और दिलो दिमाग पर ऐसा चढ़ा हुआ था कि बासमती उनको पसंद नहीं आता था। तो
ये खेती इस नाते 2000 हेक्टेयर में हो रही थी, लेकिन लोगों ने कहा साहब ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, पुरानी पीढ़ी जब ये ख़त्म होगी तो उसके साथ काला नमक ख़त्म हुआ। सौभाग्य से हम उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त होकर लौटे गोरखपुर में, और हम समस्या तलाश रहे थे। लोगों ने कहा साहब लोग तो समाधान तलाशते हैं, आप समस्या तलाश रहे हो। ये कौन से सन की बात है? ये बात है 1998 की। अच्छा। तो उस समय हमने एक संस्था बनाई PRDF करके, और ये हुआ कि अब हमको काला नमक बचाना है। क्या संस्था का पूरा नाम क्या है? पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, संक्षेप में इसको PRDF कहा जाता है। और ये हुआ कि बे संस्था में हम लोगों ने कुछ नए यंग ब्लड भी रखे, कुछ पुराने रिटायर्ड लोग भी रखे। तो काम शुरू हुआ, और पहली मीटिंग हमने सिद्धार्थनगर ज़िले में ही, जो कि जन्मभूमि है काला नमक की एक तरह से, वहाँ हमने कराई। उस मीटिंग में कई सौ किसान आए थे, सभी गवर्नमेंट विभाग, गैर सरकारी, विश्वविद्यालय, ये सारे लोग उसमें एकत्रित थे। और वहाँ एक शपथ लिया गया कि काला नमक को बचाना है, और ये ऋषि ऋण है, इस ऋण को हमको चुकाना है। तो इस नाते अब हमको इसको बचाने की जिम्मेदारी दी गई। हमने कहा ठीक है, हम जुटे हैं और इसको बचाना है। अब उस समय हमने तमाम करीब 250 जो नमूने इकट्ठे किए काला नमक के, पूरा सिद्धार्थनगर ज़िला, गोरखपुर ज़िला, महाराजगंज ज़िला, संस्थाओं के पास जो कुछ था वो सब इकट्ठा किया। उसमें जो सबसे अच्छा नमूना था वो था नमूना नंबर 3। तो उसको हमने KN3 करके, काला नमक नंबर 3 करके, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग से कहा कि ये बहुत अच्छी किस्म है काला नमक की, शुद्ध है, और जो गायब हो रहा था, एक तो संस्थाओं का जो है निष्क्रियता, सरकार का भी जोर इसके ऊपर नहीं था उसके नाते, तो उसमें अब जो है इसको हम KN3 को आगे बढ़ाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में इसको रिलीज किया, नोटिफाई कर दिया जी। नोटिफाई तो केंद्र सरकार करती है। अच्छा। तो 2010 में 3 साल लग गए नोटिफाई करने में, क्योंकि काला नमक पर को लोग जानते भी नहीं थे ज़्यादा। तो 2010 में केंद्र सरकार की जो सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी है, उन्होंने नोटिफाई किया। लोगों ने कहा हाँ साहब, ये विलुप्त करने का एक कारण जो था कि इसका स्वाद और सुगंध गायब हो गया था, तो अब वो ठीक है, इसमें है स्वाद और सुगंध दोनों है, खूब महकता है और अच्छा है खाने में भी। तो वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ तो इसमें समस्या अभी है। एक तो ये 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा होता है, गिर जाता है। ये पहले की तरह ही टॉल वैरायटी थी। हाँ, पहले की तरह टाल, और हरित क्रांति से पहले जो समस्या थी जी। और उपज इसकी 8 क्विंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। फिर तो हमने कहा ठीक है, हमारी तो 50 साल की ज़िंदगी इसी इस धान के ऊपर गुजरी है। चाहे वो पंतनगर विश्वविद्यालय हो, चाहे वो राजेंद्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो, और चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, तो चावल पे ही हम काम करते रहे हैं, हमारे लिए आसान है। तो जो 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा होता था, उसको हमने संकरण करके छोटा किया, 1 मीटर से कम उसकी लंबाई हो गई। उसका परिणाम ये हुआ कि ये इसकी उपज बढ़ गई, लेकिन गुणवत्ता अभी उतनी अच्छी नहीं थी जो कि हमारे KN3 की थी, पहले वाले की थी। तो ये बौना काला नमक 101 करके तो भारत सरकार ने इसको नोटिफाई किया, उपज के नाते चलता रहा, लेकिन हमने इसको सुधार के फिर दूसरी प्रजाति दी, और उसका नाम हमने रखा बौना काला नमक 102। अच्छा। जो गुणवत्ता में कहीं बेहतर थी, उपज तो दूनी थी, KN3 की जो है दूनी उपज थी इसकी, लेकिन गुणवत्ता में करीब 99% हम कहेंगे कि 99% पुरानी के बराबर थी। उसको और सुधार के हमने 2019 में नई प्रजाति भारत सरकार से वो दिलवाई, नोटिफाई कराई। उसका नाम हमने रखा काला नमक किरण। तो इस समय की ये सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है काला नमक किरण। इसमें जो गुणवत्ता है, इसके जो पाक गुण हैं, इसके जो और दूसरे गुण हैं, खाने के गुण हैं, वो सब पुरानी के बराबर हैं।
इसका भूसी का रंग काला है, जिसके नाते इसको काला नमक का नाम मिला था। तो इसका भूसी का रंग काला है, चावल इसका सफ़ेद है, मुलायम है और पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये इस समय की सर्वोत्तम जाति है और क्षेत्रफल इसका बढ़ के पिछले साल तो करीब 85,000 हेक्टेयर में था और इस साल तो हमारा अंदाज़ा है कि 1 लाख हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो कहाँ 2,000 और कहाँ 1 लाख हेक्टेयर, तो ये इसका क्षेत्रफल बढ़ा। तो अब ये क्षेत्रफल आगे और बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रजाति है और कई चीज़ें हुई, उसकी चर्चा भी हम करेंगे बाद में। उसके नाते अभी बढ़ा, सरकारी सहायताएं मिली और सहयोग मिला दूसरी संस्थाओं का, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। काला नमक महोत्सव भी योगी सरकार ने शुरू कराया। काला नमक महोत्सव तो हर साल होता है। पहले ये सिद्धार्थनगर महोत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका नाम बदल के, क्योंकि सिद्धार्थनगर ज़िला मशहूर है इसका और उसी ज़िले में इनका ODOP का इसका नाम भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो काला नमक वहाँ से है, इस नाते इसका काला नमक का महोत्सव होने लग गया, बायर सेलर मीट होने लग गई। तो हर साल कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें जुड़ती जा रही है। तो ये है काला नमक का अभी वर्तमान स्थिति। तो मेरा मूल जो सवाल था कि काला नमक बासमती का मुकाबला कैसे करेगा, वो उस पर आते हैं हम लोग कि बासमती के वृक्ष कैसे खड़ा होगा ये। जी देखिए, बासमती के पीछे एक तो काफ़ी प्रचार प्रसार इसका हुआ है। प्रचार प्रसार आप चाहे आप मीडिया में देखिए और चाहे जो प्राइवेट सेक्टर है, ये इसके पीछे बहुत है। और जो इनकी अपनी संस्थान है, अरिया करके है, वो बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बना हुआ है। तो इसमें सरकारी कम, गैर सरकारी योगदान बहुत रहा है, इस कारण एक्सपोर्ट होता रहा है। लेकिन जो फ़र्क हम आपको बताएं बासमती और काला नमक में, बासमती की चावल की लंबाई 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर तक हो जाती है। उसके मुकाबले काला नमक की जो चावल की लंबाई है वो आधा है, बासमती का आधा इसका है। लेकिन इसकी गुणवत्ता बासमती से कहीं अच्छी है। अगर हम एक एक करके गिनाएं, बासमती में 6% प्रोटीन होता है। अच्छा। काला नमक में 11% प्रोटीन है, लगभग दूना। काला नमक में बासमती का 3 गुना आयरन है, आयरन या लोहा, जिसका हम खाते हैं तो हमारे शरीर में खून बनता है, बगैर लोहा के खून नहीं बन सकता। तो बासमती का 3 गुना इसमें लोहा है। बासमती का 4 गुना काला नमक में जिंक है या जस्ता है। सबको मालूम है कि जस्ता हमारे खून में जब होता है तो हमको बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहती है। और बासमती खाने वाले को हमारा कहना है कि कोरोना नहीं होगा, इतना ज़्यादा जिंक खून में आ जाएगा कि कोरोना दूर भागेगा। तो और आगे की और बात करें, बासमती में कोई भी विटामिन नहीं है इस किस्म का जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, जिससे आँखों की रोशनी, आँखों की तंदुरुस्ती बनी रहती है, विटामिन ए की। काला नमक में 43 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन ए है और काला नमक में 43 है और बासमती में 0 है। तो इस तरह से इसकी गुणवत्ता उससे बेहतर हुई। और तो आजकल देखिए बासमती में 0 विटामिन ए है। जी हाँ, जीरो विटामिन ए। और दूसरी बात है, आजकल देखिए जिसको देखिए शुगर है, कौन ऐसा परिवार है जिसमें शुगर की बीमारी नहीं है? डायबिटिक लोग कितने हैं? डॉक्टर मना करता है कि बासमती ही नहीं, कोई भी चावल मत खाइए, क्योंकि ये आपका शुगर बढ़ जाएगा तुरंत। और काला नमक का ये हाल है कि काला नमक शुगर फ्री है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर वो अनपॉलिश्ड है तो 49%, पॉलिश्ड अगर है तो 52%, दोनों भी अंक 55 से कम हैं। तो जो भी फूड 55% से कम जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसको डॉक्टर लोग शुगर फ्री कहते हैं। तो काला नमक शुगर फ्री है, बासमती शुगर फ्री नहीं है। बासमती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85% है। तो सोचिए कहाँ 85%, कहाँ 49%। तो इस नाते अब ये जो शुगर के मरीज हैं वो सारे भाग रहे हैं काला नमक खाने के लिए। तो शुगर फ्री होना, विटामिन ए होना
और 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना लोहा, 4 गुना जस्ता, इन गुणों के नाते ये तो पौष्टिक तत्व इतने हैं कि इसके नाते लोग बासमती छोड़ के काला नमक की ओर भागेंगे। और बासमती का भात, हम बिरयानी की बात नहीं करते, लेकिन बासमती का जो भात है अगर ठंडा हो जाए तो मुंह में चुभता है। क्यों? क्योंकि उसमें एमाइलोज 24% है। काला नमक में जो एमाइलोज है 19% के आसपास है। तो इस नाते ये ठंडा हो जाने पर भी मुलायम बना रहता है, तो लोगों को ये भी पसंद आता है। तो एक तो पौष्टिक तत्व ज़्यादा, दूसरे इसमें खाने वाले जो गुण हैं, जो जिसको कि उपभोक्ता पसंद करता है, वो बासमती से कहीं अच्छा है। तो एक ज़माना, आज नहीं, एक ज़माना ऐसा आएगा कि बासमती की तरह ये भी काला नमक भी बड़ा जो जनता को भाएगा, इसका उत्पादन बढ़ेगा और बाजारीकरण होगा। और आज के दिन में भी बासमती से महंगा बिक रहा है काला नमक बाजार में। क्या बात कर रहे हैं? जी, बासमती से महंगा बिक रहा है। बिक रहा है। हम लोग पीआरडीएफ संस्था से जो लोगों को देते हैं, सप्लाई करते हैं, आजकल उसकी कीमत थोड़ी बढ़ गई है, 160 रुपया किलो है। जो विदेश में जा रहा है वो 400 रुपया किलो के जा रहा है। 400 रुपये किलो? जी। बासमती तो 100 रुपये के अंदर अंदर जा रहा है। जी, बासमती 100 और ये 400 रुपया जा रहा है। तो इसको जो खाने के गुण हैं, इसके जो पोषक तत्व हैं, उसके नाते ये बासमती से कहीं आगे निकलेगा। और हमें इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि ये बासमती का ही नहीं, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ? विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल। जी। ये कैसे कह सकते हैं? ये हम इसलिए कह सकते हैं, एक तो आपको पोषक तत्व के बारे में बताया कि पोषक तत्व इसमें इतने अच्छे हैं। हम 50 देशों में धान का ही काम देखते रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसको संक्षेप में IRI कहते हैं, उसके साथ थे। 110 मुल्कों का काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब आए हैं तो भी इसमें तमाम देशों में रहे हैं। वो जो उसमें अधिकांश जो हैं चावल उगाने वाले और चावल खाने वाले देश रहे हैं। तो मैं इन देशों के चावल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। डॉक्टर साहब, 60-70 हज़ार वैरायटी हैं जी चावल की, उसमें कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है काला नमक। यही नहीं, 1,50,000 से ज़्यादा तो IRI के जीन बैंक में है। 1,50,000 से ज़्यादा वैरायटी? जी हाँ, 1,10,000 तो अपने जो भारत का जीन बैंक है NBPGR के कैंपस में, उसमें है 1,10,000 वैरायटीज हैं। तो धान की? जी। तो इसमें है कि किसी वैरायटी में प्रोटीन ज़्यादा है, तो किसी में लोहा ज़्यादा है, किसी में जस्ता ज़्यादा है। लेकिन अगर सारे गुण एक में हैं तो उस वैरायटी का नाम है काला नमक। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि अगर सर्वगुण संपन्न कोई चावल है तो वो काला नमक है आज के डेट में। आगे कुछ और निकल आवे 1,10,000 में से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो प्रकाशन है खास तौर से, तो उन प्रकाशनों में जो वर्णित है उसमें काला नमक निश्चित रूप से ये सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो इसीलिए आप ये आपको उम्मीद है कि बासमती का मुकाबला कर पाएगा, या पूर्वांचल में ये पूरे जो किसान हैं उनको समृद्ध करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा? जी देखिए, डॉक्टर स्वामीनाथन कहा करते थे, पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, कि धान और दरिद्रता ये साथ साथ रहते हैं। क्योंकि धान की खेती, ये उनका बड़ा मशहूर प्रवर्ब है डॉक्टर स्वामीनाथन का। तो उनका यही है कि पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, धान और दरिद्रता है। तो कहने का मतलब कि धान उगा के किसान को समृद्ध बनने का सपना जो है वो दिवा स्वप्न के बराबर है। लेकिन हमने, क्योंकि हमारे घर पास थे जब हम IRI में थे, तो अक्सर मुलाकात होती थी। तो मैं उनसे कहता था कि सर, मेरा तो क्षेत्र जो है पूर्वांचल का, वो धान का ही क्षेत्र है, वहाँ और कुछ हो नहीं सकता। तो बोले कि अगर कोई विशिष्ट किस्म के धान हैं जिनकी कीमत ज़्यादा हो तो उससे समृद्धता आ सकती है। और दैव योग से हमारे पूर्वांचल का काला नमक है। तो फिर हमने ये सोचा कि अगर हम काला नमक के ऊपर जोर दें तो इससे समृद्धता किसान को आएगी। तो अगर धान से समृद्धता नहीं आ सकती, डॉक्टर स्वामीनाथन की जो कथन है ये पूर्ण सत्य है, इसमें अर्ध सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है।
लेकिन उस सत्य का एक एक्सेप्शन जैसा होगा काला नमक। और काला नमक जैसा मैंने बताया कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि धान को समृद्ध बनाएगा। सरकार कहती है कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, हम कहते हैं कि अगर काला नमक उगाओ तो आपका आमदनी कम से कम 3 गुनी होगी, क्योंकि और धान और चावल बाज़ार में आप देखिए तो 40 रुपया 45 रुपया किलो जो बिक रहा है, मैक्सिमम यही है। और अभी हम 160 रुपया बिकवा रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा है। तो किसान को इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसके लिए वो भागेगा। और यही कारण है कि 2000 हेक्टेयर से जो इसका क्षेत्रफल था वो बढ़ के अब 1 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, क्योंकि किसान को पैसा मिल रहा है, खाने वाले को स्वाद मिल रहा है, पौष्टिकता मिल रही है। उसको ये है कि अगर वो काला नमक खाएगा तो उसको कोरोना नहीं होगा, इतना ज़्यादा जिंक उसके स्वास्थ्य में। तो सारी ये किस दावे के साथ कर सकते हैं कि कोरोना नहीं होगा? इसलिए कि मेरा परिवार, ये व्यक्तिगत बात है मेरा परिवार 3 पीढ़ियाँ, हम बिना जाने हुए चीन में थे जनवरी 2020 में। जब वहाँ से लौटे तो सीएमओ गोरखपुर, उनको 2 डॉक्टर हमारे घर आए, क्योंकि उनको गोरखपुर से नहीं बल्कि दिल्ली के हवाई अड्डे से पता लगा कि कोई एक परिवार चीन से आया है। तो सीएमओ साहब ने कहा कि आप शायद आप मालूम नहीं है कि कोरोना बड़ा फैल रहा है चीन से, और हो सकता है कि उसके जीवाणु आपके साथ आए हों। तो हमारा परिवार का पूरा मॉनिटरिंग होता रहा तापक्रम का। हमने कहा हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोरोना से बचे हैं काला नमक के नाते। काला नमक हम लोग 365 दिन साल में खाते हैं, हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा। सच्ची बात है कि पहला कोरोना का जो हमला था वो गुजर गया, हमारे परिवार में किसी को बुखार तक नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा जिंक, और आपने संभवतः टीवी पर देखा होगा कि उस समय कोरोना काल में प्रचार होता था कि जिंक की गोली खाइए तो आप कोरोना से बचेंगे। हमने कहा कि आपको जिंक की गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, काला नमक में इतना ज़्यादा, आप चावल काला नमक खाइए, इतना ज़्यादा जिंक आपके खून में हो जाएगा कि वो जिंक की गोली खाने से भी बेहतर है। तो काला नमक इस तरह से दवाई भी है, काला नमक खाने वाले को एनीमिया नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने जितना बासमती के ऊपर काम किया और ये देखा कि बासमती को पॉपुलर करने में, उसको लोकप्रिय बनाने में पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तमाम कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना हमें, जी जी, तमाम कंपनियां जो उस पर उन्होंने इसको पुश किया। तो जब तक कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा ब्रांड आपको प्रमोट नहीं करेगा काला नमक को, तब तक कैसे एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा, कैसे वहाँ उत्पादन बढ़ पाएगा, तो कैसे उसकी खरीद होगी। बासमती के लिए तो बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, आपका काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन तो है नहीं। कोई लैब भी मुझे नहीं लगता पूर्वांचल में कोई लैब भी है जिसमें टेस्टिंग वगैरह हो, कहीं एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसी सुविधा हो, तो वो सब तंत्र कैसे खड़ा होगा? आपने बहुत सच्ची बात बताई। हम भी काला नमक के लिए बासमती मॉडल जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, उसका योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा योगदान। गवर्नमेंट का योगदान बहुत थोड़ा है। इन्होंने सिर्फ बोर्ड बनाने में मदद की, चाहे वो अपेडा हो या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड हो, इन सब ने मिलके बासमती एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया, प्रकाशन हुए, तमाम पब्लिसिटी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो बासमती जो इतना आगे बढ़ा है वो प्राइवेट सेक्टर का हाथ है। हम अब काला नमक के लिए भी वही कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन उठवाया था बोर्ड बनाने का। पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ नहीं है कि इसका बोर्ड बनाया जा सकता है। अब हमारा करस्पॉन्ड इस समय अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन लोगों के साथ चल रहा है, और हो सकता है कि काला नमक एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड भी बन जाए। अच्छा, क्योंकि हाँ, पार्लियामेंट में 2 बार ये सवाल उठ चुके हैं। तो ये बोर्ड बनने में, और उसके साथ ही साथ हम लोग बिना बोर्ड के भी प्राइवेट सेक्टर को अपने में ला रहे हैं। बायोसेलर मीट अभी सिद्धार्थनगर में हुई थी, फिर जल्दी ही होने जा रही है। तो जितने भी ये बासमती के एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको हम इसमें ला रहे हैं कि बासमती के अलावा आप काला नमक का भी एक्सपोर्ट करिए। तो वो प्राइवेट सेक्टर इसमें जुड़ेगा। बिना प्राइवेट सेक्टर के जुड़े काला नमक का भला नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे। जहाँ तक तकनीक का सवाल है, हमारे पास प्रजातियाँ हैं, 4 प्रजातियाँ हैं, 2 अभी IRI ने भी रिलीज की हैं, और उसके अलावा इसका GI हुआ है।
इसके अलावा 11 जिलों में जीआई जी, टैग है। इसके अलावा हम बासमती से भी आगे हैं, हमारे बाद बासमती का जीआई हुआ है। हमने पहले काला नमक का जीआई कराया था, उसके बाद इसके हमारी देखा देखी बासमती ने भी जीआई कराया। तो अब ये जीआई भी इसका पहले हुआ है और बोर्ड भी इसका बनेगा। और दूसरी बात तो ये है कि सरकार तमाम जुड़ रही है, ओडीओपी, एफपीओ, ये सारी संस्थाएं, पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें कि ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ऑर्गेनिक खेती का प्रोटोकॉल हमने बनाया है। काला नमक के जी, काला नमक का नेचुरल फार्मिंग का बोर्ड हमने बनाया है। अभी हमने पहला था नाबार्ड के सहयोग से 100 किसानों को 100 एकड़ में कुशीनगर जिले में हमने नेचुरल फार्मिंग कराई काला नमक की। जी, और सबसे पहले उनका चावल बिका है। वो हमने 100 किसानों का चावल पहले बिकवाया है कुशीनगर जिले से, क्योंकि ऑर्गेनिक है जी। हाँ, ऑर्गेनिक। तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती, ये सब इसका प्रोटोकॉल तैयार है और किसान तैयार कर रहे हैं। इसका सर्टिफिकेशन भी हो रहा है। और जो गाजियाबाद की संस्था है NCONF, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो सरकार की सहायता भी हमको मिल रही है, सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा है। और काला नमक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है, ये भी होगा। प्राइवेट सेक्टर आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनको भी फ़ायदा है। तो काला नमक में उगाने वाले का तो फ़ायदा ही है, खाने वाले का फ़ायदा हमने बताया, पौष्टिक तत्वों के नाते हैं, बेचने वाले का भी फ़ायदा है। अभी बताया हमने कि 400 रुपया किलो। उसके इकोनॉमिक्स अगर देखी जाए तो दूसरे जो धान की वैरायटी है वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो जो पैडी एंड पावर्टी है उसका लिंक टूट जाएगा। अब काला नमक एंड प्रॉस्पेरिटी ये साथ साथ जुड़ेंगे। स्वामीनाथन जी का जो कोट है जी, उसको काला नमक काट सकता है। नहीं, उनका कोट नहीं काटेगा। कोट तो काला तो धान के लिए सही है उनका, लेकिन ये विशिष्ट किस्म के धान हैं। ये प्रजातियां जो हैं वो उस कोट को थोड़ा सा अलग करेंगे। वो खुद भी वो कहा करते थे, और ये उन्हीं का मंत्र था कि हम जब संयुक्त राष्ट्र संघ से रिटायर होकर लौटे तो हमने काला नमक को ही पकड़ा, दूसरी और किसी प्रजाति को नहीं पकड़ा, कि विशिष्ट किस्म का धान है और ये जो संपन्नता है किसान की वो इसमें लाएगा। तो अब किसान की संपन्नता के साथ साथ अब तो उपभोक्ता की संपन्नता और व्यापारियों की भी संपन्नता इसमें लगेगी। अभी गवर्नमेंट ने हमको करीब करीब 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया था CFC बनाने का, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अच्छा। ये बना हुआ है और ये काम कर रहा है, सिद्धार्थनगर जिले में है। अच्छा। ये तो इसमें सारी प्रोसेसिंग वहाँ चावल की है और सारी मशीनें अच्छी, एक से एक अच्छी लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे हम टेस्टिंग वगैरह के लिए, जी हाँ, सब कुछ वहाँ होता है। और वहीं से जो हमने अभी जो एक्सपोर्ट के लिए हम भेज रहे हैं वो वहीं का प्रोसेस किया हुआ है। सार्टेक्स वगैरह सारी मशीनें वहाँ लगी हुई हैं। तो सरकारी सहायता भी मिल रही है, पूरा पर सरकार का पूरा सहयोग है इसमें। और उस सहारे तो सरकार का सहयोग तो ही है, किसान का सहयोग है, उपभोक्ता का सहयोग है। और अब हम व्यापारी वर्ग का, जैसा आपने कहा कि बासमती में इतना सारे इन्वॉल्वमेंट उनकी काफ़ी है, तो व्यापारी वर्ग भी अब जुटेगा। और इसमें तो सारे फैक्टर अब इकट्ठे हो रहे हैं। तो काला नमक का क्षेत्रफल जो 2000 से 1 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा है और बहुत आगे निकलेगा। डॉक्टर साहब ने 2 किताबें इनकी हैं हिंदी इंग्लिश की, स्टोरी ऑफ काला नमक राइस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इसी का हिंदी वर्जन है काला नमक धान अतीत से वर्तमान। इसमें सारी वो चीज़ें हैं कि काला नमक का पूरा इतिहास अंग्रेज़ों के समय से, उससे पहले गौतम बुद्ध के टाइम से, और अब तक का पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप सिद्धार्थनगर की बात कर रहे हैं कि सिद्धार्थनगर का ही है, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये अंग्रेज़ों का और सिद्धार्थनगर में जो रेलवे लाइन का जो कनेक्शन है उसका भी, इससे भी कोई काला नमक से कोई नाता था जी। क्या है वो नाता, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है कि आपने एक बार दावा किया कि काफ़ी साल पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे सिद्धार्थनगर से, अब कोई एक्सपोर्ट नहीं उधर से, आपने शुरू किया फिर। जी, ऐसा है इतिहास एक बार मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि ये 2 पुस्तकें हमारी, एक अंग्रेजी की और दूसरी जो है हिंदी की, तो ये 2 पुस्तकें आई हैं। इसमें 3000 वर्ष का इतिहास है और इसमें वो भी इतिहास है कि अंग्रेज़ों ने क्या सपोर्ट किया। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर किसी सरकारी तौर पर अगर सपोर्ट हुआ
तो वो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों के साथ हुआ। और अभी उन जो अंग्रेज़ों के नाम के वहाँ शहर हैं, बर्डपुर, ये अपने सिद्धार्थ नगर कैंपियर, हाँ। तो ये बड़े बड़े ज़मींदार थे ये लोग। सिद्धार्थनगर ज़िले में ही इनके बड़े बड़े फार्म, इनका खुद का नहीं था, एक तरह से सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते थे किसानों से, उनको बीज देते थे। ये कब, कौन से सन की बात है लगभग? ये आज़ादी से समझिए 50 साल पहले की बात है। ये जब यहाँ हाँ आए जी, हाँ अंग्रेज? हाँ, 1904 के आसपास की बात है कि ये अंग्रेज वहाँ बड़े बड़े फार्म से ये पैदा करवाते थे चावल। और वहीं के जमींदार ले आए? जी, वो जमींदार, अंग्रेज जमींदार, बर्ड, विलियम बर्ड अंग्रेज जमींदार था, कैंपियर, ये सारे जमींदार थे वहाँ के। तो कैंपियरगंज वो उनके नाम पे है, वो अंग्रेज के नाम अंग्रेज के नाम पे कैंपियर। और बर्डपुर जो है हाँ। वो भी विलियम बर्ड के नाम और पे। अब इस पुस्तक में उसका जिक्र है, आप तस्वीरें भी देखें कि हाँ, उनके वो कोठी उनके कब्रों की, उनके जहाँ ये कब्र दफनाए हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बगल में के गोरा कब्रस्तान है, उसमें ये सारे दफनाए भी हुए हैं। गोरा कब्रिस्तान इसमें जहाँ गोरा कब्रस्तान, उसकी भी तस्वीर है इसमें। और इनकी विलियम बर्ड और कैंपियर, जी हाँ। तो और भी कई नाम हैं, तो ये सारे वहीं दफनाए हुए हैं। तो ये जमींदार थे और इनका काम था पैदा करवाते थे। उसमें मशीनें नहीं थी, तो घर में जो ढेके से कुटाई होती थी, और वो उसका बाज़ार तक बैलगाड़ी से आता था। उसका बाज़ार के बाद रेलवे लाइन नहीं थी कलकत्ता की। आज हम जानते हैं इसमें, जो हमने चर्चा की पहले, कि इसमें पौष्टिक तत्व इतने हैं, इसकी खाने की गुणवत्ता कैसे है, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं लगा, हम तलाश रहे हैं इसको, मिलेगा इस पे, कि अंग्रेज़ों को कैसे पता था कि ये विश्व का इतना बासमती। अंग्रेज़ों ने कभी भी बासमती के ऊपर जोर नहीं दिया। आप एक बता नहीं सकते थे 1 किलोग्राम बासमती जो एक्सपोर्ट हुआ हो अंग्रेजों के टाइम में, इंग्लैंड को, जी अंग्रेज़ों के टाइम में 1 किलोग्राम भी नहीं। लेकिन अंग्रेज़ काला नमक के पीछे थे, तो काला नमक ले जाते थे यहाँ से। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पैदा कराते थे एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों से, उनको बीज देते थे। इन्होंने नहरें बनाई हैं, काफ़ी कुछ नहरें अभी भी मौजूद हैं। 10 सिद्धार्थनगर में, जी 10 सागर बनाए, ये बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर जो बनाए थे, उसको आज भी लोग सागर कहते हैं। तो वो सागर, बजौली सागर, तमाम सागर हैं, तो 10 सागर अभी भी मौजूद हैं। अब वो ठीक है, धीरे धीरे हमने पार्लियामेंट में जब सवाल करवाया तो सागर तो कम से कम अब ठीक हो गए हैं, नहरें अब ठीक होनी बाकी हैं। तो ये नहरें नेपाल के बॉर्डर से लेके अब ये सब के सब सागर यू शेप के थे कि नेपाल का पानी आता था और वो तराई में इन यू शेप के सागरों में इकट्ठा होता था, उससे नहरें निकलती थी। और उसी पानी से खेती होती थी जी। और क्योंकि होता है कि काला नमक लंबे अवधि की फसल है। 15 सितंबर के आसपास इसमें नीचे बाली बनना शुरू होती है और बाली इसकी बाहर 15 अक्टूबर के करीब आती है। 15 अक्टूबर तक ज्ञातव्य हो कि वर्षा बंद हो जाती है, नहीं होती है। तो आखिर काला नमक को जब बाली निकल रही है तो उसमें पानी चाहिए होता, कहाँ से आएगा? तो सिंचाई के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, पूरा व्यवस्थित रूप से। नहरों के किनारे किनारे ये पतली पतली सड़कें बनाई थी, जिसपे कि और कुछ नहीं चल सकता था, घोड़े पर अंग्रेज लोग उसका सुपरविजन करते थे पूरा। और उसके बाद वहाँ कुटाई होती थी। कुटाई के बाद बैलगाड़ी के जरिए ये उसका तक आता था। उसका गोरखपुर में, हाँ उसका गोरखपुर में है बाजार। वहीं से राप्ती नगर मिल जाती है, राप्ती नदी मिलती है। तो राप्ती नदी में नावें होती थी, बैलगाड़ी से ये सारा का सारा चावल ट्रांसफ़र होता था नाव के ऊपर। नाव से फिर ये गोरखपुर, जहाँ से राप्ती आती है, और आगे बलिया होते हुए कलकत्ता, और उस समय ये ढाका के पोर्ट पर पहुंचता था। वहाँ से समुद्री जहाज़ों में भर के काला नमक चावल ये इंग्लैंड जाता था और वहाँ खाया जाता था। उसके बाद इंग्लैंड में खाया जाता था। तो अंग्रेज़ों को कैसे पता था कि इसमें इतने पोषक तत्व हैं कि कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल की होने की कैटेगरी में हुआ। अंग्रेजों का, आप कह रहे हैं, कहने का मतलब अंग्रेजों का पसंदीदा था। जी हाँ, पसंदीदा था। तो मैं पुनः दोहराता हूँ कि बासमती को अंग्रेजों ने कभी एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट नहीं किया, लेकिन काला नमक के ऊपर इनके जो 5 बड़े बड़े ज़मींदार थे वो उन पे लगे हुए थे। कौन तो कौन? सारा एक्सपोर्ट थे। उसमें एक बताया ना कि सबसे बड़ा तो ये विलियम बर्ड थे, उसके बाद क्या कैंपियर थे, ये सारे लोग थे उनका। तो ये लोग, ये जो बर्डपुर है
ये जो जहाँ पे ये सिद्धार्थ नगर में बर्डपुर है, जो इसका गढ़ माना जाता है जी हाँ, इस वक्त, जी हाँ, तो विलियम बर्ड के नाम पे ही है। हाँ, अभी भी उनकी कोठियाँ हैं, हमारी पुस्तक में सबकी फोटोग्राफ हैं। हाँ, तो इसमें बर्ड की कोठी का भी इस समय तस्वीर है, उसका बाजार में भी कोठी है, और कंपियरगंज में भी है। जी हाँ, कंपियरगंज में भी है, और भी जगह कोठियाँ हैं इन अंग्रेज़ों की, सबकी। तो ये उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये नाव से ले जाना बड़ा दुरूह काम है, टाइम लगता है। तो ये ट्रेन का जो आखिरी स्टेशन था उसका बाज़ार, वहाँ से कलकत्ता तक ये ट्रेन बनाई, रेलवे लाइन बनी, और फिर उससे एक्सपोर्ट होने लग गया। उसका बाज़ार आखिरी स्टेशन था, तो उसका बाज़ार से कलकत्ता ये ट्रेन बनाई, और एक्सपोर्ट और ज़ोरों से बढ़ने लग गया हमारा। तो लेकिन अंग्रेज़ ज़मींदार यहाँ, आज़ादी तो हमको 47 में मिली, लेकिन अंग्रेज़ ज़मींदार ये और 2-3 साल थे, जब तक कि ज़मींदारी उन्मूलन नहीं हुआ। तब तक ये सब थे जी। आज़ादी मिलने के बाद भी ये सारे के सारे अपने जो है काम कर रहे थे, काला नमक पे, फार्म पर जमे थे, काला नमक चलता था। लेकिन जब ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, तब इन्होंने सोचा अब हमारे लिए जगह नहीं है, तो इन्होंने अपने फार्म औने पौने दाम पर बेचा और वापस चले गए। जब से ये एक्सपोर्ट इंग्लैंड का बंद हो गया। अब हम पिछले 2 हफ्ते इंग्लैंड में ही थे, हम वहीं से लौटे हैं। तो काफ़ी स्कोप है, और जो पुरानी पीढ़ी है वो तलाशते हैं काला नमक। अब हम कुछ एक्सपोर्टर को लगा रहे हैं कि वो यूके भेजें। इस साल भी हम 1 किलोग्राम वहाँ नहीं भेज पाए हैं, लेकिन अब वहाँ तैयार हैं लोग, और अगले वर्ष से हम इंग्लैंड भी भिजवाएंगे, क्योंकि खाने वाले वहाँ तैयार हैं, लेकिन काला नमक वहाँ मिल नहीं रहा है, तो ये इंग्लैंड जाएगा। तो अभी हमने करीब 400 क्विंटल तो अमेरिका भेजा। अब ट्रम्प साहब अब तो 100% या कितना उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारा 400 क्विंटल अमेरिका जा चुका था। अमेरिकन पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तो बासमती बहुत जाता है। हाँ, लेकिन अब वो बासमती का विकल्प तलाश रहे हैं कि बासमती का। और एक दफ़ा जब अमेरिका ने मुलायम किस्म का भात खाने लग जाएंगे, जिसका चाहे तहरी बने या बिरयानी बने, तो फिर वो बासमती से मुंह मोड़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने अच्छा याद दिलाया, तहरी और बिरयानी। जी। बिरयानी के लिए तो यही बासमती प्रेफर किया जाता है जी। ये बिरयानी तो भाई वेज नहीं होती थी, इसका नाम लोगों ने रख दिया वेज बिरयानी। वो तहरी एक तरह से होती थी। जी। तहरी कैसे गायब हो गई एकदम से? तहरी में तो इसकी जगह थी। तहरी दब गई बिरयानी के नीचे। हाँ। और उसका कारण था मिडिल ईस्ट में बिरयानी इतना, क्योंकि वो तो वहाँ का चावल को वहाँ का भोजन है नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हमारा ही जाता बासमती। जी। तो हमारा बासमती ही बिरयानी में जा रहा है, और हम तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी रह चुके हैं, तमाम देशों में, ईरान में, इराक में, अफ़गानिस्तान में। तो अब जब तहरी बनने लग जाएगी काला नमक की, तो मेरा विश्वास है कि जब मुलायम तहरी बनेगी, आप अगर बिरयानी खाए होंगे थोड़ी सी ठंडी बिरयानी, तो आपको पता होगा कि आपके ज़बान में, आपके मुंह में किस तरह से चुभता है। ये काला नमक नहीं चुभेगा, कतई नहीं चुभेगा। तो ये गुण जब आएगा बिरयानी में या तहरी में कह लीजिए, तो लोग इसकी तरफ से निश्चित है मुड़ेंगे, इसकी तरफ, काला नमक की तरफ मुड़ेंगे। तो ये जो एक्सपोर्ट का है, अभी हमारा सबसे बड़ा जो बाज़ार है काला नमक के एक्सपोर्ट का, वो सिंगापुर है। कारण कि सिंगापुर की खुद की आबादी तो बहुत थोड़ी है, लेकिन वो एक हब है। वहाँ से जापान जाता है, वहाँ से कोरिया जाता है, वहाँ से थाईलैंड जाता है, वहाँ से वियतनाम जाता है। क्यों? ये मैक्सिमम आप बौद्धिस्ट कंट्री बता रहे हैं जी। और गौतम बुद्ध से आपने इनकी फ़ोटो भी लगा रखी है, गौतम बुद्ध की इस पे, और इस पे भी गौतम बुद्ध की, जो इंग्लिश वाली है, इस पे भी गौतम बुद्ध का, तो बुद्धा राइस भी बोलते हैं। जी। जी। तो क्या इसमें जो काला नमक पे धर्म की भी चाशनी चढ़ गई है? जी, सही, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान बुद्ध का जो प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं। अच्छा। बुद्धा राइस नाम इसीलिए रखा। और हमारा भी जो मतलब जाता है, चाहे गोरखपुर से जाए या सिद्धार्थनगर से जाए, जो भी चावल जाता है सिंगापुर को, उसके ऊपर बुद्धा होम राइस लिखा रहता है। अच्छा। हाँ, काला नमक भले नहीं लिखा जाए, लेकिन बुद्धा होम राइस के नाम से जा रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 4 साल पहले खुला।
कारणवश उसका उतना जोर नहीं हो पा रहा है। जब वो एयरपोर्ट खुला तो वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुशीनगर एयरपोर्ट का इनाग्रेशन हुआ। पहली इंटरनेशनल फ्लाइट अगर कोई आई थी तो श्रीलंका से 100 उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे। वहाँ पे हमने 200 पैकेट, एक तो 100 पैकेट हमने मोदी जी से बंटवाया और 100 पैकेट हमने योगी जी से बंटवाया। और जब उनके 10 देशों के, जो 10 बुद्धिस्ट देशों के राजदूत भी आए थे उस इनाग्रेशन सेरेमनी में, तो कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है एक हमारे लिए बड़ा अच्छा हब बनेगा एक्सपोर्ट के लिए भी। तो जब 10 देशों के राजदूत जा रहे थे लौट के, तो हमने हर एक को अपने हाथों से सभी 10 राजदूतों को एक एक पैकेट दिया। उन्होंने कहा कि तो मोदी जी से हमको मिल चुका है। हमने कहा मैं कंबोडिया और म्यांमार मिला के ये 15 साल रह चुका हूँ, दोनों बुद्धिस्ट देश हैं, मैं जानता हूँ आप उसको क्या करोगे। वो जो पोटली है, वो जहाँ आल्टर है भगवान बुद्ध की तस्वीर, वहाँ आप धूप बत्ती दिखाओगे और ये जो हैं आप खाइए इसको, और इसमें हर एक पैकेट में हमारा बिजनेस कार्ड है, तो आप इसको भेजिएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रयास चल रहा है कि बुद्धिस्ट देशों में भगवान बुद्ध बुद्धा राइस के नाम से इसको बेचा प्रसाद, जाए, बुद्धा राइस के नाम से भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में ये इसका प्रचार होगा। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जब चलने लगेगा तो जो सबसे ज़्यादा पैकेट आप देखोगे वहाँ जो टूरिस्ट हैं जो वापस लौट रहे होते हैं उनके हाथ में काला नमक का होगा। ये हमारा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। और उम्मीद करता हूँ जैसे आपने 4-5 चीज़ें बताई कि आयरन, जिंक, विटामिन, ये सब एक्स्ट्रा है उसमें काला नमक में बासमती के मुकाबले। ये जो धर्म वाला एंगल है ये भी एक एक्स्ट्रा एंगल है काला नमक के साथ जुड़ा हुआ। ये तो काला नमक चावल की बात है। आप नेपाल के अभी उपराष्ट्रपति के एग्रीकल्चर एडवाइज़र हैं। यूनाइटेड नेशन के जरिए जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनके जरिए आप नॉर्थ कोरिया में भी रहे, किम जोंग के जो शासन में। वहाँ के किस्से कहानी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह का देश है, क्या एग्रीकल्चर का कर रहे थे, किस तरह का वहाँ नियम कानून है, क्योंकि बड़ा लोगों को वो रहता है कि वहाँ के जानने के लिए इच्छुक रहते हैं लोग कि किम जोंग के देश में क्या चल रहा है, किस तरह का देश है वो। आपने काम किया, कितने 2 साल रहे मेरे ख्याल से? जी, नेपाल तो अभी चल रहा, अभी भी समय भी वहाँ के अभी आप एडवाइजर हैं? हाँ, उनके सलाहकार हम हैं। और ख़ासतौर से एग्रीकल्चर के मामले में अभी हमको फिर जाना है, 27-28 हो सकता है हम काठमांडू में होंगे, तो आना जाना लगा रहेगा सलाह के लिए। ये सलाह मुफ्त है, नहीं कि हम उनसे कोई पैसे ले रहे हैं, कुछ नहीं है, खाली वो वहाँ ठहरने की व्यवस्था हमारे लिए कर देते हैं, इतना बहुत है। तो हमारी सलाह उनको मिलती रहती है कि नेपाल किस तरह से कर सकता है। जहाँ तक आपने नॉर्थ कोरिया का सवाल दिखाया, यद्यपि काफ़ी लोगों को प्रचार मिल चुका है कि वो बदमाश कंट्री है, वहाँ का ये लोग हैं, हम उसके से थोड़े से अलग हैं। अगर दुनिया में कोई एक 100% एजुकेटेड कंट्री है तो नॉर्थ कोरिया है। दुनिया में अगर कोई 100% जहाँ होमलेस नहीं हैं, मतलब 0 होमलेस हैं, 100% लोगों के पास घर है, वो नॉर्थ कोरिया है। और शिक्षा, नौकरी, हर एक के पास नौकरी है, हर एक के पास है। तो उस मामले में हाँ थोड़ा तानाशाही है। तो आप जानते हो कि तानाशाही ज़रूरी होती है डिसिप्लिन के लिए। बिन भय होए न प्रीत, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो बिना डर के, हम इंसान हैं, हम भी पशुवत व्यवहार करते हैं। अगर हमको डर न हो कानून का या धर्म का भी डर होता है कि हम पाप नहीं करते। सरकार का कानून का डर होता है कि हम उसको तोड़ते नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया में बड़ी सख्ती है इस मामले में। साफ सुथरा शहर, शिक्षित शहर, इतनी गरीबी वहाँ और किसी चीज़ की नहीं है। ब्रेन बहुत है, दिमाग उनके पास बहुत है तमाम कि, लेकिन अब हम ज़्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन खाने की उनको दिक्कत है, क्योंकि कोई भी चीज़ वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अमेरिकन प्रेशर में आप कोई चीज़ अपने मेड इन नॉर्थ कोरिया नहीं देखा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। उस पल के ऊपर वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगा देगी। तो खाने की दिक्कत है वहाँ, और क्योंकि वो उनके पास 6 महीने फसल उग सकती है, बाकी 6 महीने ठंडा रहता है कि कोई फसल उग नहीं सकती है बाहर खेतों में। दूसरा है
30% ज़मीन वहाँ की जो है खेती लायक है, बाकी या तो जंगल हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, पत्थर वहाँ भी भरा पड़ा है, नदियाँ हैं, जलाशय हैं। तो 30% खेती लायक ज़मीन जिसमें 6 महीना खेती हो सकती है, किस तरह से अपने लोगों को खिलाएं, ये उनके सामने समस्या है। और वहाँ का जो धान है वो अपने किस्म का नहीं है। ऐसे 2 किस्म का मुख्य धान होता है, इंडिका और जापानिका। अपने देश में जो खेती होती है वो इंडिका की होती है, लेकिन जापानिका इसलिए कि वो लो या जीरो एमाइलोज वैरायटी है, वो चिपकता है एक दूसरे से, इसीलिए वो चॉपस्टिक से वो खा सकते हैं। तो वहाँ का चावल दूसरे किस्म का चावल है। हाँ, और कुछ नहीं, खाने की कमी है तो मक्का खाते हैं, नहीं तो जौ खा लेंगे, क्योंकि जौ जरा कम दिन में हो जाता है। तो 6 महीने में 2 फसल किस तरह से वो लें। संयुक्त राष्ट्र संघ FAO का हमारा यहाँ वही जोर रहता था कि 6 महीने में कौन सी वैरायटी उनको दी जाए, कहाँ से बीज मंगाएं, ये सब करके ये चलता रहा था। अन्यथा हमारा अनुभव स्वयं का 2 सालों का बहुत ही अच्छा रहा है नॉर्थ कोरिया का। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिक्ट काफ़ी है। जी हाँ। और जो भुखमरी है बहुत ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन के खाने की कमी है। अब हम तो यूनाइटेड नेशंस के थे, लेकिन हमको 1 कटोरी भात ही मिलता था, उससे ज़्यादा है नहीं। राशनिंग बड़ी तगड़ी है, बच्चों को नहीं है। हम तो वहाँ के कोपिंग मैकेनिज्म होता है, कोपिंग कि जिसमें कमी है, जिस समय जिन महीनों में कैसे लोग ज़िंदा रहते हैं। लेकिन मेरे आंसू निकल आए वहाँ के हालात को सुन के, देख के, बयान दे के कि बच्चे किस तरह से ज़िंदा रहते हैं। तो आप देखिए, गवर्नमेंट का जोर है कि स्कूलों में वो भोजन दिलवाते हैं बच्चों को, लेकिन कितना, जब उनके पास स्वयं में कमी है और कहीं से वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। चीन के अलावा और कहीं से कोई देश उनको सपोर्ट नहीं करता है, अमेरिका के डर के नाते। तो खाली चीन से जो कुछ उनको खाना मिल सकता है वही बंटता है। पानी में मछलियाँ नहीं हैं, हम उसको स्टेराइल वाटर कहते थे, क्योंकि इतना ठंड है कि मछली वहाँ बमुश्किल जिंदा रहेगी पानी में, और 6 महीना के बाद वो जम जाएगा सारा पानी। तो ये दिक्कतें हैं वहाँ की। और हमने अपने एनालिसिस में जो संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया था, यही कहा था कि 6 महीने में 30% फसल उगा के नॉर्थ कोरिया कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जितनी उनकी फूड की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, और जितना उनके पास ज़मीन है, जो समय है उसमें, तो उनको निर्भर होना पड़ेगा इंपोर्ट के ऊपर ही। काहे का इंपोर्ट करेंगे, जब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे जब तो ये रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन से जब उनको मुक्ति मिलेगी तो एक अच्छा देश होगा। और डिसिप्लिन तो देखने की एक चोरियाँ नहीं होती, कोई चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं है, जेल नहीं है जिसमें कि आप लोगों को जाल से ज़रूरत नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े नहीं, क्योंकि सारी ज़मीन जायदाद जो है वो सरकार की है। जेल कहाँ से रहेगी, तो जो विरोध करेगा उसको तो मार ही देते हैं सीधे। जी, जेल की जरूरत बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है। तो ये सब चीज़ें तो, लेकिन इंसान है, थोड़ी आज़ादी तो चाहता है। हाँ, कोई आज़ादी तो चाहता है वो। अच्छा, आपने चीन का जिक्र किया कि चीन थोड़ा उसको सहयोग करता है। मैं चीन का दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जिक्र करना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट फिलीपींस में थे, जर्म प्लांट को कोऑर्डिनेटर रहे आप। ये जीन चोरी का बहुत बड़ा एक मसला है, वो उस पर एक अलग भी हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये जो चीन है, चीन किस तरह से फिलीपींस का जो राइस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, उस पर किस तरह की चालबाजियाँ करता रहा था। आप कोऑर्डिनेटर रहे तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ी? जी, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया मुझे। हम मैंने इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर जेनेटिक एवोल्यूशन ऑफ राइस, उसके हम कोऑर्डिनेटर थे। ग्लोबल 110 मुल्क जहाँ राइस पैदा होता है, जर्म प्लाज्म के कोऑर्डिनेटर। जर्म प्लाज्म का। तो हमारी ड्यूटी ये थी कि दुनिया भर से अच्छी जर्म प्लाज्म या वैरायटी इकट्ठा करो फिलीपीन में, वहाँ उसका बीज बढ़ाओ, और फिर उसको दुनिया में जहाँ कहीं भी भेजना है या जो कोई चाहे उसको आप दीजिए। अब चीन की बदमाशी ये थी, हमारे टाइम में भी थी, और उसके बाद भी कब आप रहे उसमें? चलती रही। हम वहाँ थे 97 तक। 97 में हम यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर लिए थे, और 97 हमारा समझिए कि 87 से 97 वो करीब 10 साल
करीब 10 साल हम वहाँ पे रहे हैं। कोऑर्डिनेटर। तो उस समय चीन की बदमाशी ये थी कि ये जितनी हमारी, हम उसको नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी इसको कहते हैं हम। नर्सरी के मतलब जल्दी तैयार होने वाला धान, मध्यम तैयार होने वाला धान, लेट पर तैयार होने वाला धान, बीमारियों से बचने वाला, कीड़ों से बचने वाला, तरह तरह के ये एक्सपेरिमेंट, नर्सरी जिसको हम कहते हैं, वो बनाया जाता था। तो चीन देता तो शायद कोई अपना जर्म प्लांट नहीं देते थे, अपनी वैरायटी कोई नहीं देते थे। मंगाने के लिए वो सारा मंगाते थे। तो ये हमने एनालाइज किया, हमने कहा चीन से आता 1-2 है और जाता है 200-400 वैरायटी जाती हैं। तो हम चीन अक्सर जाते रहते थे। उनका जो हांगझू में कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है राइस का, वहाँ भी जाते थे। डायरेक्टर वगैरह से बात हुई, हमने कहा आखिर ये कब तक चलेगा कि आप हमारे से ले सब कुछ रहे हो और दे बहुत कुछ, बहुत थोड़ा दे पाते हो। तो पहले उन्होंने कहा कि हमारी ये खुली बात है, खुले मंच पर हम बोल रहे हैं। बिल्कुल जी। तो वो कहते थे हमारे पास, अरे हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम वो डाकखाने से उसको भेज सकें। हमने कहा हम आपको टोटल जितना भी भेजने का खर्चा होगा हम अपने प्रोग्राम से देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर हम ही थे। हमने कहा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम आपको देंगे। उसके बाद थोड़ा मोड़ा बढ़ा, लेकिन कभी भी बराबर नहीं हुआ। फिर हमने मुद्दा कई फोरम पर उठाया कि अगर आप 10 वैरायटी दोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तमाम मुल्कों के साथ और एक्सचेंज तभी होगा। हाँ, एक्सचेंज तभी होगा। लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल जहाँ तक अभी तक का सवाल है वो सुधरा नहीं है। तो चीन अभी भी जो है ले ज़्यादा रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो पूरी दुनिया से वैरायटी इकट्ठी कर रहा है और अपना नहीं देना चाहता कि अपने का प्रचार प्रसार ना हो। जी। क्या उसका धान बेहतर है हमसे, या उसका जापानिका है या इंडिका है? दोनों है। चीन के बाद, बल्कि वो जापानिका कहते भी नहीं, वो कहते हैं कि कोई जापानी नहीं है, वो सिनिका बोलते हैं। सिलिका, CINICA, सिनिका। सिनिका, अच्छा। हाँ, नॉट जापानिका। कहते हैं जापान में कहाँ गया। और उस बात से हम सहमत भी हैं, क्योंकि जिस समय इंडिका और जापानिका सेपरेट हुए हिमालय के उत्पत्ति के बाद ये हुआ है, तो उस समय वो चीन में ही ये सारा प्रक्रिया हुई। और जापान तो कमचटका से होते हुए लैंड कनेक्शन था, फिर वो जापान गया बाद में। तो इसीलिए चीनियों का ये जो उनका पॉइंट है कि जापान का कोई वैरायटी नहीं, सब सिनिका है। सिनिका, CINICA ये है। तो उनके पास दोनों वैरायटीज़ हैं। जो ठंडा वाला इलाका है वहाँ जापानिका होता है या सिनिका होता है। जो गर्म वाला इलाका है साउथ चाइना का, उसमें वो सब इंडिका की खेत। तो दोनों किस्म के धान उनके पास हैं। और जहाँ तक जर्म प्लाज्म का सवाल है, आपको याद होगा 1960-61 की बात है, जिसमें पहली बौनी प्रजाति 1963 अंदर आई थी, ताइवान से आई थी। वो आया था ताइचुंग नेटिव 1 करके। ताइचुंग एक ज़िला है ताइवान का। ताइवान अपने आप को अलग मुल्क मानता है, जो है भी, लेकिन चाइना कभी कहता है कि नहीं वो हमारा एक रिपब्लिक है, हमारा एक प्रांत है ताइवान। उसके झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो इंडिया में, अपने देश में जो बौनी प्रजाति आई थी ताइचुंग नेटिव 1, वो वहीं का था। और जो पहला बौना जीन था DGWG, वो भी ताइवान में ही निकला था। याद होगा कि उसी ज़माने में मैक्सिको से बौनी प्रजाति गेहूं की आई थी। और वो ये दोनों कहानियाँ साथ साथ हुई। गेहूं का बौना प्रजाति सोनोरा 64, लरमा रोहो, ये सारा गेहूं का आया मैक्सिको से। और उसी टाइम ताइचुंग नेटिव 1 DGWG भी हमने मंगाया, लेकिन वो लोगों को उसकी क्वालिटी पसंद नहीं थी। तो हम लोगों ने क्रॉस किया उसी ज़माने में इरी फिलीपींस में, उसी DGWG क्रॉस करके IR8 आया। तो IR8 जब आया, बताते हैं बहुत ये टर्निंग पॉइंट था IR8। जी। तो आप वहीं थे फिलीपींस में? नहीं, हम तो उस समय IR8 में से काफ़ी बाद में हम वहाँ पहुँचे हैं फिलीपींस में। IR8 कब आया था? IR8 ये अपने देश में इसके भी 50 साल पूरे हुए हैं। 50 साल पूरे हो गए हैं। और उसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर स्वामीनाथन से मेरे श्रद्धेय पीयर डॉक्टर साहब में वही मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो 50 साल यहाँ मनाया गया था इंडिया में बड़े ज़ोरों शोर से कि वही टर्निंग पॉइंट था यहाँ के उत्पादन का। IR8 आया, उसकी क्वालिटी
और दूसरी गुणवत्ता ताइचुंग नेटिव वन से कहीं अच्छी थी, क्योंकि ये एक एशियन वैरायटी से क्रॉस करके ये निकाला गया था। और वहीं से फिर हमारी कहानी शुरू होती है, हमारी माने अपने देश भारत की कहानी, कि हम धीरे धीरे जया, पद्मा, तमाम वैरायटी अपना हम एक करके निकालते गए और तो उत्पादन हमारा बढ़ता गया। उत्पादन बढ़ता गया और उत्पादन तो इतना बढ़ा कि जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। कुछ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लोग धान का नहीं मानते, लेकिन है कि धान का है, और धान और गेहूं की कहानी बराबर की एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भी समय की सीमाएं हैं, कि धान जो है पानी को लेकर के काफ़ी बदनाम हो रहा। ये हो रहा कि आप पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब आने वाले दिनों में सिर्फ जो सुगंधित चावल हैं, जैसे बासमती या काला नमक, गोविंद भोग, ऐसे जो सुगंधित चावल है, क्या उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए, या जो गैर बासमती है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए, आर्थिक रूप से अगर आप सोचें तो कीमत में इतना फ़र्क है कि हम गैर बासमती, गैर सुगंधित चावल को बढ़ावा नहीं दे सकते। फिर जो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब कहा करते थे, पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, तो हम वहीं रहेंगे, दरिद्र के दरिद्र रहेंगे। जाहिर बात, हमको हाई वैल्यू क्रॉप ही बढ़ावा देना है, उसी के एक्सपोर्ट करना है, उसी से हमको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और एक और इशू जो आपने छेड़ा कि हम पानी एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग जो पोल्यूट करने के लिए कई सारी चीज़ें पश्चिम वाले छेड़ते रहते हैं। हम पश्चिम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग को इतना प्रभावित करते हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे। पहला था, उनको कुछ मिलता नहीं था, पहला था मीथेन, कि धान की खेती बंद करो, इससे मीथेन गैस निकलती है, पोल्यूशन होता है, जो असत्य है। अमेरिका की 4 गायें इतना मीथेन निकालती हैं जो 1 एकड़ धान निकालता होगा। तो तुम अपना गाय पालना बंद कर दो, क्योंकि वो दाना खाती हैं, खूब उनको गैस निकलती है मीथेन, तो वो बंद कर दो। तो वहाँ तो लोग चुप हो गए, मीथेन का नाम लिया। अभी नया सी गुफा उन्होंने छोड़ा है आर्सेनिक का, कि धान खाना, अमेरिका में प्रचार बाकायदा निकलता था कि धान चावल खाना बंद कर दो क्योंकि इसमें आर्सेनिक है। जबकि अपने उनके जो ब्रॉयलर हैं, हर एक की डाइट में, हर एक की फीड में आर्सेनिक मिलाया जाता है। वो इसलिए मिलता है कि जो ब्रॉयलर 1 किलो का 40 दिन में होगा, वो 20 दिन में तैयार हो जाता है, उनका खाना बचेगा इस नाते। तो वो अपने मुर्गों को वो आर्सेनिक खिला के ज़्यादा जल्दी मोटा करता था, और हमको कहते हैं कि वो जो चावल में आर्सेनिक है। तो ये जो पानी एक्सपोर्ट करने वाले की बात है, आपको जो हमारे श्रोता हैं उनको भी ज्ञातव्य होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़े चावल का निर्यातक है। किस ज़माने में थाईलैंड हुआ करता था, अब थाईलैंड को हमने मीलों पीछे छोड़ दिया। अभी जितना चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, टोटल चावल, बासमती गैर बासमती सब मिला के, वो जो नंबर 2 पर है थाईलैंड है, उसका दूना है। उसका दूना, आंकड़े में नहीं दे रहा हूँ, तो उसका दूना है। तो हमने जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था उसको हमने मीलों पीछे छोड़ दिया है। तो हमको किस तरह से वो चोट पहुँचावें, तो चाहे वो मीथेन के नाम पर हो, चाहे आर्सेनिक के नाम पर हो, चाहे पानी के नाम पे हो। हमारे वहाँ तो ऐसे तमाम पानी की अधिकता है, यहाँ वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यहाँ अगर कहीं थोड़े मोड़े में थोड़ा सूखा है तो बाकी इलाके में बाढ़ ही बाढ़ है, उस पानी को हम मैनेज करें। पानी की कमी नहीं अपने देश में है। यहाँ तो पूरे उत्तरी भारत में 10 मीटर नीचे खोलो तो पानी ही पानी है। तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, मैनेज करने की कमी है, वो अलग इशू है। तो हम किसी दूसरे के कहने पर कि मीथेन निकल रहा, आर्सेनिक निकल रहा, आप पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमको नहीं जाना है। हम नंबर 1 हैं चावल एक्सपोर्ट में, हम नंबर 1 हमको बना रहना। हाँ, जो लो वैल्यू चावल है उसको ना एक्सपोर्ट करके हम हाई वैल्यू का एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अगर 40 रुपया किलो का एक्सपोर्ट करेंगे 40 किलो, तो 10 किलो एक्सपोर्ट करने में आपको 400 मिलेगा। काला नमक एक्सपोर्ट करो 1 किलो में वही मिल जाएगा। तो थोड़ा हमें सोच अपनी बदलनी पड़ेगी कि हम हाई वैल्यू चावल एक्सपोर्ट करें, और पानी वानी एक्सपोर्ट नहीं। पानी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो डॉक्टर साहब, बातें बहुत हैं लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। आप हमारे स्टूडियो आए टाइम निकाल के, बहुत
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विषयों पे आपने जानकारी दी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। अन्नगाथा की अगली कड़ी में फिर और किसी शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।